गुड मॉर्निंग। मैं सूरज वर्मा गुरुस आश्रम प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। जैसा कि आप मेरा पिछला वीडियो देख चुके हैं, हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के। ओके, यहाँ पर आज का जो हमारा चैप्टर है, यानी कि जो चैप्टर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो मेरा चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं यानी कि केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, चलिए तो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। इसमें केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या है। सबसे पहला शब्द ही हमारे पास में है केमिकल, यानी कि रासायनिक। अब रासायनिक शब्द का जो उद्गम है, यानी कि जो इसका स्टार्टिंग है, वो कैसे हुआ भी। केमिकल वर्ड का क्या मतलब है, अलग अलग तरह के जो भी हमें केमिकल्स इस मार्केट में अवेलेबल है या हमारे अर्थ के अंदर से अवेलेबल है, पृथ्वी के अंदर से अवेलेबल है, जो उपलब्ध हो रहे हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। अब अगर वो केमिकल्स यहाँ पर अवेलेबल है तो उनका जो प्रभाव पड़ रहा है या उनके साथ में या उनसे हमारी प्रकृति के अंदर जो अभिक्रिया हो रही है, यानी कि जो उनका रिएक्शन हो रहा है, वो रिएक्शन क्या है, किस प्रकार से होता है और उनको कहा क्या जाता है, वो सारा कुछ हम इसमें कोशिश करेंगे देखने की। ठीक है, अब अगर हम बात करें, सबसे पहले क्लास 10th के अंदर कुछ चीज़ें याद होनी ज़रूरी है। जैसा कि आप लोग पहले 9th में पढ़ चुके हो, आप लोगों ने अणु, परमाणु, यौगिक पदार्थ यानी कि एलिमेंट्स, कंपाउंड, एटम, मॉलिक्यूल्स, इन सब के बारे में वहाँ स्टडी किया है। उसमें से अगर हम एलिमेंट्स की बात करें तो आज की तारीख में, यानी आज की डेट तक हमारे पास में जो एलिमेंट्स की टोटल क्वांटिटी है, यानी कि संख्या जो है वो है मात्र 114। मात्र 114 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 118। इससे ज़्यादा एलिमेंट्स अभी तक नहीं खोजे गए। लेकिन इन 118 एलिमेंट्स की बदौलत, इन 118 या 114 एलिमेंट्स की यानी कि तत्वों की बदौलत हमारे पास में आज कई गुना में क्या है, रासायनिक केमिकल्स यानी कि रसायन अवेलेबल है, उपलब्ध हो चुके हैं। ठीक है, और इनकी कुछ न कुछ क्या है, रिएक्शंस ज़रूरी है, और ये आपस में कभी ना कभी किसी से संपर्क में आके कुछ नया पदार्थ ज़रूर बनाती है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ही यही है कि ये एक परमानेंट चेंज हो जाता है कई जगहों पर, और तो कई जगहों पर क्या होता है, अस्थायी रूप से बदलाव आ जाता है, यानी कि टेम्परेरी चेंज आ जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले रहा हूँ मैं, रासायनिक अभिक्रिया का ही हमारे घर में हम रोज़ ही लगाते हैं, रोज़ ही काम में लेते हैं उसको। वो है हमारा जैसे दूध से दही बनाना। बेटा दूध से दही तो बना लिया हमने, अब जो दूध का स्वाद है, वो दूध का स्वाद दही के स्वाद से बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट है, यानी कि अलग है। बिल्कुल क्या है, अलग है। अब ये जो रिएक्शन हो रही है, यानी ये जो अभिक्रिया हुई है, ये अभिक्रिया किस तरह से है, रासायनिक। अब दूध से आप दही तो बना चुके हो, लेकिन क्या दही से वापस दूध बनाना संभव है? दही से वापस दूध को बनाना संभव है क्या? हाँ, तो ऐसा संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं जिनमें पदार्थ का पूरा मौलिक जो अनुरूप है, जो पूरा का पूरा उसका जो स्ट्रक्चर है, केमिकल स्ट्रक्चर है, वो पूरा ही बदल जाता है। तो उस हिसाब से यहाँ पर ये केमिकल रिएक्शन उस प्रकार की नहीं होगी। अब देखो, अगर आपको केमिकल रिएक्शंस याद करनी है, यदि आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस याद करनी है कि भैया सर हमने ये लिखा है, इसका सूत्र अब हम क्या पढ़े, इसको पढ़ना क्या है, तो एक छोटी सी बात है, क्लास 10 तक यानी कि आपकी कक्षा तक कम से कम 30 तत्व, 1 से लेकर 30 तत्व को सार्वजनिक रूप से, यानी कि उसको पूर्णतया रूप से आपको क्या करना है, कंप्लीटली तैयार रखना है, याद में रखना है। मैं आज आपको सिर्फ कुछ एलिमेंट्स ऐसे बता रहा हूँ जिनके पीछे अगर कुछ तत्व आ जाए तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, फिर मैं इसको आगे बढ़ाऊंगा।
मान लीजिए कि अगर हमारे पास में एक सोडियम है, क्या है, Na है सोडियम का प्रतीक। Na किसका प्रतीक है, सोडियम। अब इसको लिखने का भी तरीका होता है। कई बच्चे क्या करते हैं कि सर क्या है, Na लिखना है, N बड़ा और A भी हमने लिख दिया कैपिटल में, लेकिन इनकी साइज तो एक जैसी नहीं है, तो ये तो छोटा हो गया। बेटा ये लिखने का तरीका गलत है। यहाँ पर उस केमिकल रिएक्शन के अंदर उसका नाम क्या हो जाता है, मार्क्स आपके कट जाते हैं। अब जैसे Na है यानी कि सोडियम को अगर हमने ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाई, यानी कि उसको अब देखो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करवाने का 3 तरह से प्रयोग होता है। पहला तो जब आप उसको जलाते हो, जलाने में हमेशा ऑक्सीजन सहायक है, जलाने में हमेशा क्या है, ऑक्सीजन सहायक। दूसरा, अगर आप उसको हवा में रख दो तो भी ऑक्सीजन ज़्यादा सक्रिय होने के कारण उससे क्रिया कर लेगा, ठीक है। अब तीसरी बात जो आती है वो है, अगर आप पानी में डालते हो तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही वहाँ पर अवेलेबल है, दोनों ही उपलब्ध है, तो वहाँ पर भी उससे क्या हो जाती है, अभिक्रिया हो जाती है। और सोडियम जो हमारा तत्व है, ये तत्व यानी कि ये एलिमेंट इतना ज़्यादा रिएक्टिव है, इतना ज़्यादा अभिक्रियाशील है कि अगर आपने इसको हवा में रख दिया ना तो ये आग पकड़ लेता है। पानी में डाल दोगे तो ये क्या बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा, एक अलग ही तरह का पदार्थ बना लेगा। और अगर इसको आप जिससे देखो, हमने इसको जलाया नहीं, इसको कहाँ रखा है, सिर्फ हवा में लेकर आए। जैसे ही आप इसको हवा में लेकर आए हो, अब ये जो आपको एरो दिखाई दे रहा है, यानी ये जो आपको तीर का चिन्ह दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये सिंगल हेडेड है, यानी कि ये क्या है, सिंगल हेड, पूरा एक ही दिशा में, यानी कि ये अभिक्रिया वापस दोहराई नहीं जा सकती, वापस दोहराई नहीं जा सकती। इससे एक बार जो बन गया वो बन गया, ठीक है। ये यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि एक ही दिशा में ये काम हो सकता है। ये सिर्फ इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट बन गया, जो उत्पाद बन गया वो बन गया, इससे आप वापस क्या नहीं ला सकते, एलिमेंट्स की तरफ नहीं आ सकते, आप इसको रिएक्टेंट्स में नहीं ला सकते, यानी कि अभिकारक के रूप में वापस नहीं ला सकते हो। तो यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड। अब देखो जिसके पीछे खाली O आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ O आ रहा है, तो उनको हम ज़्यादातर क्या पढ़ते हैं बेटा, ऑक्साइड्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, ऑक्साइड। जैसे ये तो हो गया सोडियम ऑक्साइड। अब देखो इसका नाम क्या करने का तरीका क्या लिखा, सोडियम, ये सोडियम। अब पीछे ऑक्सीजन आ रहा है तो हमने कर दिया उसको ऑक्साइड। अब दूसरी बात, यहाँ पर 2 था, ये संयोजन की अभिक्रिया से ही होगा, ये संयोजन अभिक्रिया है। कौन सी है, संयोजन, यानी कि एडिशन अभिक्रिया का उदाहरण है हमारे पास में, ओके। अब देखिए यहाँ पर ये ऑक्सीजन है, जब भी ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ये गैसें अगर किसी के साथ में रिएक्शन कर रही है, ये अगर गैस के रूप में आप ले रहे हो तो यहाँ पर हमेशा उसकी संख्या क्या रहेगी, दुगुनी रहेगी। क्यों, क्योंकि गैस एक अणु है, तो अकेला तत्व वो अणु नहीं बना सकता। इसके लिए क्या होगा, इसको अणु के रूप में यानी कि मॉलिक्यूल की फॉर्म में आप लिखोगे, ठीक है। चलिए, तो ये तो थी इसको ऑक्साइड लाने की। अब जैसे मान लीजिए मैग्नीशियम है, Mg किसका सिंबल है, मैग्नीशियम का सिंबल है, प्रतीक है। अब अगर हमने O से यानी अभिक्रिया करवाई ऑक्सीजन से, यानी अब मैं देखो इसको हवा में नहीं रख रहा हूँ, इसको मैं जला रहा हूँ। इसको क्या कर रहा हूँ, मैं जला रहा हूँ। जब इसको जलाया तो क्या बना, MgO। ये अभी तक मैंने संतुलित नहीं किए, ये दोनों ही अभिक्रियाएं अभी तक असंतुलित अभिक्रियाएं हैं। अगर संतुलन का मतलब होता है कि संतुलित अभिक्रियाओं का अगर हम तात्पर्य समझना चाहें, अगर हम बैलेंस इक्वेशन को समझना चाहते हैं, तो पहले इन केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये तो सिर्फ मैंने एक एग्जांपल दिया है कि अब ये क्या पड़ा गया, मैग्नीशियम है, पीछे ऑक्साइड है, तो भैया क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब कई बच्चे ऐसे हैं या कई दोस्त ऐसे हैं मेरे जो ये कहते हैं कि सर केमिकल यानी कि केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो बेटा केमिस्ट्री हार्ड नहीं है, इसका फैमिली को अगर आप समझ गए, इसके परिवार को यदि आप समझ गए, तो मान लीजिए कि आपने बहुत कुछ समझ लिया इसके बारे में। जब तक आप इसके परिवार को नहीं समझोगे ना, तब तक आपके लिए ये थोड़ा सा क्या रहेगा, तकलीफ देने वाला रहेगा। चलिए अब हम केमिकल यानी कि अभिकारकों की बात करते हैं, अभिक्रियाओं की बात करते हैं कि आपके पास में कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं
जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली अभिक्रिया जो मैं ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ कौन सी, संयोजन। कौन सी ले रहा हूँ, संयोजन अभिक्रिया, जिसका दूसरा नाम है इंग्लिश में अगर हम बात करें तो एडिशन, या फिर योगात्मक अभिक्रिया, या फिर योगात्मक अभिक्रिया। दूसरे की अगर हम बात करें तो है वियोजन। यानी कि क्या होगा, अपघटन, जिसको हम कहते हैं आगे जाके डिकम्पोजिशन। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन से। ठीक है बेटा। फिर अगर हम तीसरी रिएक्शन की बात करें, यानी तीसरी अभिक्रिया की बात करें, तो वो आपके पास में डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन अभिक्रिया। कौन सी है, विस्थापन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। क्या है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन करने का मतलब है, देखो इसमें तो सिर्फ आपको जोड़ना है, इसमें आप घटन यानी कि घटाना है, यानी कि उसको तोड़ना है। क्या करना है, तोड़ना है, अपघटित करना है, यानी कि उसको तोड़ना है। एक अणु दिया हुआ है तो उसके अलग अलग आपको भाग करने हैं। फिर है विस्थापन। विस्थापन का मतलब है आपके पास में डिस्प्लेस, यानी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। ठीक है। फिर है इसके बाद में हमारे पास में ऑक्सीडेशन, उपचयन, यानी कि ऑक्सीडेशन। और एक है हमारे पास में अपचयन। यानी कि रिडक्शन। ठीक है। अब इनके बाद में हमारे पास में नंबर 6 पर जो अभिक्रिया हम काम में लेने वाले हैं, जो अभिक्रिया मैं अभी आपको बता रहा हूँ वो है ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, यानी कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो बेटा ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का क्या होता है, शोषण होता है, यानी कि एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक। और एक है आपके पास में ऊष्माक्षेपी, मतलब एक्सोथर्मिक। यहाँ पर क्या होती है, ऊष्मा बाहर निकल जाती है, यानी कि एनर्जी रिलीज होती है यहाँ पे। ठीक है। ये कुछ रिएक्शंस है। अब इन्हीं की तरह कुछ रिएक्शंस और भी है, जैसे रिवर्सिबल। ठीक है। रिवर्सिबल का मतलब देखो, रिवर्स का मतलब क्या होता है, वापस हो जाना, वापस हो जाना। एक छोटा सा आपको बताता हूँ, जैसे बर्फ़ है, बर्फ़ को आप पानी बना सकते हो, उसकी भाप बना सकते हो। ठीक उसी तरह से अगर भाप को ठंडा करोगे तो होगा पानी, और पानी को वापस क्या करोगे, बर्फ़ बना सकते हो। तो वो एग्जाम्पल है रिवर्सिबल का। वो किस में आ जाता है, रिवर्सिबल का एग्जाम्पल है हमारे पास में। ठीक है। फिर है ये, इसको बोलते हैं हम उत्क्रमणीय, उत्क्रमणीय। फिर है अनुत्क्रमणीय, अनुत्क्रमणीय। यानी कि इरिवर्सिबल है। क्या है, इरिवर्सिबल है। क्या है बेटा, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब है कि अगर एक बार बन गई तो वापस वो अपने अभिकारक में नहीं आ सकता। आप उस उत्पाद से वापस अभिकारक के अंदर नहीं आ सकते। लेकिन अगर रिवर्सिबल की बात करें तो उत्पाद और अभिकारक, यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों क्या हो सकते हैं, वापस एक दूसरे से आ जा सकते हैं, यानी कि उनका आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है। आगे चलिए,
अब हम करते हैं, एक बार आप इसको नोट कर लीजिए कौन कौन सी रिएक्शंस है आपके पास में, इनको एक बार नोट कर ले, फिर हम आगे चलते हैं। इनके बारे में थोड़ा सा अब क्या करेंगे, विचार करेंगे इनके बारे में। चलिए, हाँ हो गया। अब मैं एक एक अभिक्रिया को यानी एक एक रिएक्शन को उसके एग्जाम्पल के साथ में समझा रहा हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि हम उसको समझने की क्या करें, पूरी की पूरी कोशिश करें, पूरी की पूरी क्या करें, कोशिश करें। क्योंकि इसी के बाद, इसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद में हमारा जो एक इसमें टॉपिक होता है साथ में, वो है उत्प्रेरक। क्या है? उत्प्रेरक। तो इसके बाद में हम थोड़ी सी चर्चा उसकी भी करेंगे हमारे अगले वीडियो में, ठीक है। चलिए, तो पहले हम जिस अभिक्रिया की बात कर रहे हैं वो है हमारे पास में कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी है? वो अभिक्रिया हमारे पास में जो है वो है पहली संयोजन। कौन सी है? संयोजन, यानी कि एडिशन। कौन सी अभिक्रिया है बेटा? एडिशन अभिक्रिया, यानी कि संयोजन अभिक्रिया है, ठीक है। चलिए, अब संयोजन का मतलब क्या होता है कि संयोजन का मतलब है दो या दो से ज़्यादा जो भी आपके पास में अभिकारक है, यानी रिएक्टेंट्स है, प्रोडक्ट है या उत्पाद है, तो अगर दो से ज़्यादा अभिकारक आपस में जुड़ रहे यानी कि अभिक्रिया कर रहे हैं, तो उनसे होने वाला जो उत्पाद बनेगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा, इस अभिक्रिया में एक चीज़ थोड़ी सी सोचने लायक ये होती है। यहाँ पर सोचने लायक एक चीज़ ऐसी होती है बेटा कि आप सब में क्या करोगे, प्लस का साइन लगाओगे। अभिक्रियाएं जितनी भी है वहाँ पर क्या लगाओगे आप, प्लस का साइन लगाओगे। लेकिन अगर उनमें से जैसे कि ऊर्जा घटती है, अगर ऊर्जा घट रही है तो वहाँ माइनस का साइन, सिर्फ ऊर्जा के लिए हम बात करेंगे। इन अभिक्रियाओं में आप क्या करोगे, प्लस का साइन लगाओगे, योग का साइन लगाओगे, सभी अभिक्रियाओं में। तो बेटा इस तरह से तो ये सारी संयोजन अभिक्रियाएं होनी चाहिए, लेकिन ये सारी संयोजन अभिक्रियाएं नहीं है। क्यों नहीं है? कि संयोजन अभिक्रिया में हमेशा उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट जो होता है वो एक ही होता है। वो क्या होता है? एक ही उत्पाद बनता है, एक से ज़्यादा उत्पाद नहीं बन सकते हैं वहाँ पर। तो इस अभिक्रिया में ये चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें आप, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण दे रहा हूँ मैं आपको, सी का मतलब होता है बेटा हमारे पास में कार्बन। क्या है? कार्बन। अब देखो ये कार्बन कहाँ है, जैसे हमारी लकड़ी है, कोयला है, तो ये सारे किसके अपर रूप है, किसके आइसोटॉप्स में जाते हैं? कार्बन की फॉर्मेट है। ये किसकी है? इन सब में कार्बन अवेलेबल है यानी उपलब्ध है। अगर अपन कार्बन को जला रहे हैं, मैंने क्या कहा था, जब भी आप जलाओगे तो क्या आएगा बेटा, ऑक्सीजन साथ में आएगा। क्या आएगा? ऑक्सीजन साथ में आएगा। अब अगर आप इसको जलाओगे तो क्या बनेगा आपके पास में, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखो ये जो एरो है यानी कि ये जो तीर का निशान है ये एक तरफा है। क्या है? यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से आप वापस कार्बन और ऑक्सीजन को अलग अलग नहीं कर सकते हो। अगली बात समझ में? ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, ये तो बेटा हो गए क्या आपके अभिकारक। क्या हो गए? ये सारे हो गए आपके अभिकारक, मीन्स रिएक्टेंट। ये क्या हो गए? रिएक्टेंट हो गए। और एरो की साइड में जो बना है, एरो की साइड में ये जो बन रहा है, ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट है, यानी कि ये है बेटा हमारा उत्पाद। ये क्या है? हमारा उत्पाद। यानी कि अभिक्रिया के पश्चात जो चीज़ बनी
वो हमारा उत्पाद होता है। लेकिन अब देखो कि अभिक्रियाओं में रसायन, अभी मैंने यहाँ पर बात कर दी अभिक्रियाएं, चलो मैंने आपको उदाहरण दे दिया, लेकिन एक चीज़ आप लोगों को समझा दूँ वापस से। अभिकारक और उत्पाद, अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं ना, इनको लिखने का एक तरीका होता है। यदि आपने उस तरीके में थोड़ा सा भी बदलाव किया तो बेटा ये पूरी की पूरी रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल जो रिएक्शन है, ये पूरी रिएक्शन आपकी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। और अगर ये गलत हो गई तो बेटा नंबर हमारे हाथ में नहीं होते। अब जैसे आप में से कई बच्चे ऐसे हैं, सर बुक में तो O2 लिखा हुआ है, बुक में O के साथ में 2 लिखा हुआ है, तो बेटा बुक में लिखा हुआ है, बुक में तो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है। यहाँ पर ये याद रखिएगा, जो भी ये आप वैल्यू रख रहे हो, यानी कि ये वैल्यू जो आ रही है 2, 3, 4 जो भी है एलिमेंट्स की, जो आप इनकी वैलेंसी ले रहे हो, इनका जो भी प्रोडक्ट्स में ला रहे हो, ये हमेशा क्या रहेगी, इनके फुट में रहेगी। ये क्या रहेगी, इनके फुट में रहेगी, जिससे कि उसमें क्या नहीं हो, प्रॉब्लम नहीं हो। अगली बात समझ में। अब थोड़ी सी मैं वापस बता रहा हूँ, अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है, यानी कि आपके पास में रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। तो बेटा एक बात ध्यान रखिएगा, मैं समझा रहा हूँ कि अभिकारक कौन है और उत्पाद कौन है, यानी कि प्रोडक्ट क्या है और रिएक्टेंट क्या है। देखिए, अभिकारक वो होता है जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, ठीक है। भाग लेने वाले अभिकारक होते हैं, यानी कि जिनके कारण नई अभिक्रिया उत्पन्न हुई है या जिनके बीच में अभिक्रिया हो रही है, वो अभिकारक है। और उनसे जो बना है, जो निष्कर्ष हमारे पास में मिला है हमें, वो क्या होता है, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट होता है। अब एक चीज़ और है, अभिकारक यानी रिएक्टेंट जो होते हैं ना, हमेशा लेफ्ट साइड में होते हैं। कहाँ पर होता है, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। और उत्पाद जो है यानी प्रोडक्ट जो है वो हमेशा राइट साइड में, एरो की राइट साइड में होगा। आगे बेटा बात समझ में क्लियर। अब देखो यहाँ पर इनमें कोई समस्या नहीं। अब हम थोड़ा सा आगे आ रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इन अभिकारकों के अंदर। इन अभिकारकों में एक चीज़ होती है कि इनके बीच में कभी भी माइनस का साइन नहीं आएगा, इनके बीच में कभी भी माइनस का साइन नहीं आएगा। यहाँ पर हमेशा योग यानी कि एडिशन का ही साइन रहेगा। क्यों, वो जुड़ रहे। जैसे एक जनरल एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमारी आदत है कि अगर हम बात करें, मान लीजिए कि आप में के 2 फ्रेंड हैं, आप लोगों के 2 दोस्त हैं, वो कहीं जा रहे हैं, उनको कुछ मिल गया। अब उस मिलने की वजह से क्या हो गया, कोई चीज़ ऐसी मिल गई जो सिर्फ एक है और दोनों को वो चीज़ चाहिए। क्या होगा, दोनों के दोनों अब वहाँ पर क्या हो गए, अभिकारक हो गए, दोनों अभिक्रिया करने वाले, दोनों उस चीज़ को देकर क्या कर चुके हैं, अभिक्रिया कर चुके। अब उस अभिक्रिया का जो निष्कर्ष यानी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट आ रहा है वो क्या होगा, दोनों उस चीज़ को अपनी तरफ क्या करेंगे, खींचने की कोशिश करेंगे। तो उसमें क्या हो गया, वो टूट गया, वो टूट गया। अब टूट गया तो वो टूटी हुई चीज़ क्या हो गई बेटा, वहाँ पर प्रोडक्ट हो गई। क्या हो गई, प्रोडक्ट हो गई, ठीक है। अब इसमें अगर हम डेली लाइफ की अगर हमारी बात करें तो डेली लाइफ के हिसाब से अगर हम आप बात करवा रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपके पास में दूध है, ठीक है। आपने बेटा क्या किया, एक तो हमारे पास में मिल्क है और एक हमने ले लिया लेमन यानी कि थोड़ा सा नींबू ले लिया। अब गलती से क्या हुआ कि आपने उस नींबू का जो थोड़ा सा रस है 2-4 बूंदे उसके अंदर डाल दी। किस में डाल दी, दूध में डाल दी। जैसे ही आपने दूध में वो अभी रस डाला है नींबू का, क्या होगा, दूध का और नींबू के रस के साथ में क्या हो जाएगा, अभिक्रिया हो जाएगी। दोनों में क्या हो जाएगी, एक रिएक्शन हो जाएगा, जिसके वजह से वो दूध फट जाएगा। क्या वो दूध वापस से आपको मिल सकता है, नहीं मिल सकता। अब बेटा अगर वहाँ पर एक ही प्रोडक्ट बन रहा है यानी एक ही उत्पाद बन रहा है, तब तो वो क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। परंतु यदि उत्पादों की संख्या अलग अलग है, उत्पादों की संख्या क्या है, अलग अलग है,
तो उनमें भी क्या होगा, बदलाव आएगा। उनमें भी क्या होगा, बदलाव आएगा, उनका भी नाम अलग अलग होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी हमारी रिएक्शन है, वो है वियोजन। कौन सी है, वियोजन, यानी कि डिकम्पोजिशन, जिसको अपन बोलते हैं अपघटन। वियोजन यानी कि अपघटन, यानी कि डिकम्पोज होना, क्या होना, डिकम्पोजिशन, डिकम्पोज होना। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है, अपघटित होने का मतलब है अपने मूल से टूट जाना। प्रोडक्ट अपने पास में अभिकारक यहाँ पर एक होगा, लेकिन वो 2 हिस्से, 3 हिस्से, 4 हिस्से, 5 हिस्सों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब ये अपघटन अभिक्रिया है ना बेटा, 3 प्रकार की होती है। अपघटन अभिक्रिया कितनी होती है, 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ये अपघटन अभिक्रिया कितने प्रकार की है हमारे पास में, 3 प्रकार की है। पहला है थर्मल, यानी कि ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय अपघटन। दूसरा है फोटोलिटिक, दूसरा क्या है, फोटोलिटिक, यानी कि प्रकाशीय अपघटन। क्या है, प्रकाशीय अपघटन। ठीक है, और तीसरी है हमारे पास में इलेक्ट्रोलिटिक। क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक, यानी कि विद्युत अपघटन। क्या है, विद्युत अपघटन। आ गई, ये 3 प्रकार की अपघटन अभिक्रियाएं होती है। इन अपघटन अभिक्रियाओं को इनके नाम के अनुसार ही हम बात करते हैं। जैसे थर्मल है, यानी ऊष्मीय। तो ऊष्मीय का मतलब ये हो गया कि अगर हम कोई भी अभिकारक ले रहे हैं, यहाँ पे अभिकारक एक होगा। यहाँ पर अपघटन में क्या होता है, अपघटन का मतलब एक ही चीज़ है और उसके 2, 3, 4, 5, 10 जितने उसके अंदर अवयव है, हो सकता है उतने ज़्यादा हम उसके टुकड़े कर सकते हैं, यानी कि हो सकते हैं, जितने होंगे उतने होंगे। यहाँ पर अभिकारक की संख्या है 2, उत्पाद बना 1। यहाँ पर अभिकारक होगा 1, लेकिन इन तीनों में से कोई ना कोई उसके अंदर क्या रहेगा, सहयोग देगा उसको अपघटित करने में। जैसे अगर कोई थर्मल रिएक्शन है, यानी कि कोई ऊष्मीय अभिक्रिया है, तो उस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा क्या करेगी, उसका सहयोग देगी। उस अभिक्रिया का क्या करेगी बेटा, सहयोग करेगी, जिससे कि वो क्या हो जाए, अपघटित हो जाए। अगर फोटोलिटिक है तो उस अभिक्रिया में प्रकाश उसका क्या देगा, सहयोग देगा। यानी कि वो है कि अगर उस अभिक्रिया को सौर ऊर्जा में, यानी कि प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में रखा जाए, तो वो अभिक्रिया क्या करेगी, सूर्य के प्रकाश के साथ में वो अपघटित हो जाएगा, वो अभिकारक अपघटित हो जाएगा। अगर हम इलेक्ट्रोलिटिक यानी विद्युतीय अपघटन की बात करें, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है कि अगर कोई पदार्थ, यानी कि कोई भी हमारा अभिकारक वहाँ पर यदि उपस्थित है और उसके साथ में विद्युत का क्या हो जाता है, अभिक्रिया हो जाती है, तो बेटा वो विद्युत की वजह से क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। वो क्या हो जाता है, विद्युत की वजह से अपघटित हो जाता है। आगे बेटा बात समझ में, ठीक है। चलिए एक बार आप ये लिख लीजिए, मैं बता देता हूँ आपको। ओके, लिख लिया ये। अब मैं इन तीनों के आपको क्या दे रहा हूँ, एक एक उदाहरण दे रहा हूँ। इन तीनों का ही आपको एक एक उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अगर हम अब बात करें, पहले इसकी अगर हम बात करें, किसकी, थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि ऊष्मीय अपघटन की। क्या है, ऊष्मीय अपघटन। अब बेटा अगर हम ऊष्मीय अपघटन की अगर बात कर रहे हैं, चलिए तो हम बात कर रहे हैं किसकी, ऊष्मीय अपघटन की। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया की हम बात कर रहे हैं। तो ऊष्मीय अपघटन में मैंने क्या कहा था आपको कि ऐसा अपघटन अभिक्रिया होगी, ये अपघटन अभिक्रिया ऐसी होगी जिसमें ऊष्मा के वजह से क्या होगा, उस अभिकारक में अपघटन होगा। क्या होगा, अपघटन होगा। किसके वजह से,
ऊष्मा के वजह से, यानी कि यहाँ पर हीट देनी होगी। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं हमारे सोडियम बाइकार्बोनेट की, क्या करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि हमारा जो मीठा सोडा है खाने का, अगर हम उसकी बात करें, और बेटा अगर हम क्या करें, इसको गर्मी दे, क्या दे इसको, ऊष्मा, यानी कि क्या दे रहे हैं हम इसको, हीट दे रहे हैं। तो जैसे ही आप इसको हीट दोगे तो बेटा यहाँ पर क्या होगा, एक तो आपके पास में जो अवेलेबल होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक, कार्बन डाइऑक्साइड 2 और पानी। ठीक है, इसी तरह से अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हमारा पत्थर होता है, कौन सा, मार्बल वाला होता है ना, अगर हम उसकी बात करें, कैल्शियम कार्बोनेट की अगर हम बात करें, इसको भी हमने हीट यानी कि क्या दिए, ऊष्मा दी। अगर हमने उसको गर्म किया तो उसमें से क्या निकलेगा, एक तो चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, और एक हमारे पास में बच जाएगा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होगा, यहाँ से रिलीज होगा। अब देखो यहाँ पर ये एरो का जो साइन है, ऊपर की तरफ यदि एरो बता रहा है, यदि ऊपर की तरफ एरो बता रहा है, यानी कि गैस के रूप में वो चीज़ क्या हो रही है बेटा, बाहर निकल रही है। आ गई बात समझ में। अब ये तो थे किसके, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया के उदाहरण, किसके, ऊष्मीय अपघटन। अब देखो अभिकारक है एक, अभिकारक एक को अगर ऊष्मा मिल गई, गलती से भी वो गर्म हो गया, कितने अभिकारक हो गए वहाँ पे, 3 प्रोडक्ट हो गए, 3 यानी कि उत्पाद 3 आ गए। यहाँ पर अभिकारक 1, उत्पाद आ गए बेटा 3। ठीक है, आ गई बात समझ में, क्लियर है। चलिए हो गया। अब बेटा मैं दे रहा हूँ आपको दूसरा उदाहरण, जो कि है हमारा किसका, प्रकाशीय अपघटन यानी कि फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। किसका दे रहा हूं मैं, प्रकाशीय अपघटन यानी कि फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन। ठीक है, अब देखो प्रकाशीय अपघटन का मतलब होता है यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, अपघटन होगा। प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा बेटा, अपघटन होगा। प्रकाश की उपस्थिति में मतलब कैसे, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ मैं अगर आपको। आजकल तो हमारे पास में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन अगर मैं पुरानी टेक्नोलॉजी की बात करूँ, मैं आपको पुराने ज़माने में अगर लेके जाता हूँ, तो जो हमारा कैमरा होता था उसमें क्या आता था, रील आती थी, यानी नेगेटिव्स आते थे। क्या आते थे, नेगेटिव्स। उन नेगेटिव्स के से फ़ोटो अगर डेवलप करनी होती थी, यानी कि अगर उससे हमें फ़ोटो बनानी होती थी, तो उनको क्या किया जाता था, एक अंधेरे रूम के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड के साथ में, सिल्वर ब्रोमाइड के साथ में उनके साथ में क्या करवाई जाती थी, अभिक्रियाएँ करवाई जाती थी, ताकि वो उस लिक्विड के अंदर उसको नेगेटिव की इमेज डाले, उसके ऊपर पेपर डाले, फिर वो पेपर से क्या होती थी, वो इमेज उस जगह पर उभरने लग जाती थी, यानी कि वहाँ पर फिक्स हो जाती थी, जिससे वो नेगेटिव क्या होता था, डेवलप होता था। फिर बेटा उसको सुखाते थे। लेकिन ये अभिक्रिया होती थी एकदम बंद कमरे में, है ना। तो इसीलिए ये चीज़ आप लोग शायद पुराने मूवीज़ में कहीं पे भी देख चुके हो, जो पुरानी मूवीज़ है उनकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इसका हम एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमारे पास में सिल्वर क्लोराइड। अब देखो Ag जो है ये है सिल्वर का प्रतीक, यानी कि चांदी का, किसका है, चांदी का प्रतीक है। अब इस सिल्वर क्लोराइड को अगर आपने प्रकाश में रख दिया, यानी कि कहाँ पर लिख लिया, सनलाइट में रख लिया, सूर्य की रोशनी में यदि आपने इसको रख लिया, क्या होगा, सिल्वर के पार्ट्स अलग हो जाएंगे, सिल्वर हल्का सा अलग हो जाएगा, और क्लोरीन जो है वो अलग हो जाएगी, क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। ठीक है, आगे बेटा बात समझ में, क्लियर। तो ये है हमारे पास में प्रकाशीय अपघटन का एक उदाहरण।
अब देखो, इसके बाद में हम बात कर रहे हैं विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन यानी कि कौन सा होगा? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस। अब अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें, हम इलेक्ट्रोलाइसिस की बात करें यानी कि विद्युतीय अपघटन की बात करें, एक बहुत ही पुराना उदाहरण है हमारे पास में। जैसे कि अगर हमारे पास में जल है, अगर जल को आप विद्युत के साथ में डाल देते हो यानी कि विद्युतीय अपघटन देते हो उसमें, तो क्या होगा? हाइड्रोजन हो जाएगी अलग और ऑक्सीजन हो जाएगा अलग। दोनों ही अलग अलग रूप में आपके पास में क्या होंगे? उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, ये है आपके पास में विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण। विद्युतीय अपघटन अभिक्रिया का क्या है बेटा? ये उदाहरण है। तो अपघटन अभिक्रिया है। अगर आपके पास में ये आता है क्वेश्चन कि आपको अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखना है, आपको अपघटन अभिक्रिया का क्या लिखना है? एक उदाहरण लिखना है। तीनों में से कोई भी अपघटन अभिक्रिया वहाँ पर आप लिख सकते हो, परंतु अगर आपको विशेष रूप से कहा जाए कि भैया आपको प्रकाशीय अपघटन का एक उदाहरण देना है, तो बेटा फिर तो वही लिखना होगा। सही नहीं कि आप इसको वहाँ लिख दो। आगे बेटा बात समझ में? चलिए, अब हम अगर इसके बाद की बात करें, हम अगर इसके बाद में बात करें तो हमारी जो अगली अभिक्रिया है वो अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। वो कौन सी अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया यानी कि डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है विस्थापन का मतलब? विस्थापित करना यानी कि अपनी जगह से हटाकर दूसरे को बैठा देना, या दूसरा अपने को हटाकर क्या कर ले? खुद वहाँ पर आके बैठ जाए। तो ये चीज़ क्या कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए, तो अब हम जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे हैं विस्थापन अभिक्रिया की। किसकी? विस्थापन अभिक्रिया की। विस्थापन का मतलब क्या होता है बेटा? अपनी जगह से दूसरे को हटाना और खुद उसकी जगह पर बैठ जाना। हम तो करते हैं, इंसान तो इस काम में सबसे ज़्यादा एक्सपर्ट है, लेकिन कई जगहों पर कुछ केमिकल्स के अंदर यानी कुछ रासायनिक तत्वों के अंदर भी ऐसा ही है। कुछ एलिमेंट्स में, कुछ तत्वों में भी ऐसा ही है बेटा। क्यों? जिसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी, जो अधिक क्रियाशील होगा, तो संपर्क उसी से ज़्यादा होगा, यानी वो अपने से कम को क्या करेगा? विस्थापित कर देगा। अब ये विस्थापन अभिक्रिया जो होती है यानी ये डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया जो होती है, ये दो तरह की होती है। कितने तरह की है? दो तरह की है। एक तो है सिंगल यानी कि एकल विस्थापन। क्या है? एकल विस्थापन। और एक है द्विविस्थापन यानी कि डबल। क्या है? द्विविस्थापन है। ठीक है। अब इनमें और इनमें फ़र्क क्या है? इन दोनों में फ़र्क क्या है? तो हम पहले जो उदाहरण ले रहे हैं वो एकल का ले रहा हूँ मैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में Fe प्रतीक होता है बेटा आयरन का यानी कि लोहे का। किसका? लोहे का। अगर हम इसको अपने साथ में यानी कि कॉपर सल्फेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं नीला तोता, क्या बोलते हैं? नीला तोता जो सोल्यूशन है, इसके साथ में अगर उसकी अभिक्रिया करवाएं तो ये क्या करेगा? फेरस सल्फेट बना लेगा, FeSO4 बना लेगा। क्या बना लेगा? FeSO4 बना लेगा और साथ में कॉपर को क्या कर देगा? अलग कर लेगा, यानी कि तांबे को बिल्कुल अलग कर लेगा। इसके लिए क्या होता है, एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, ये अभिक्रिया कैसे होती है। मान लीजिए कि आपके पास में दो परख नली यानी दो टेस्ट ट्यूब है। अब दो टेस्ट ट्यूब में से एक में आपने क्या डाला? दोनों के अंदर आपने लोहे की कीले डाल दिए। क्या डाल दिए? लोहे की कीले डाल दी। लेकिन एक में अगर पानी है, एक में पानी है और दूसरे में कॉपर सल्फेट यानी कि नीले तोते का सोल्यूशन बना हुआ है। अब एक चीज़ बात ध्यान रखना, ये नीला तोता जो होता है ना, ये कहाँ काम आता है? जो भी हमारे पास पदार्थ है, सब्जियाँ आ रही है, उनको अगर हरा कलर देना हो, ज़्यादा डार्क,
तो बेटा इस सोल्यूशन के अंदर डुबो के रखते हो उस चीज़ को, उससे क्या हो जाता है, उसका कलर और ज़्यादा ग्रीन हो जाता है, और ज़्यादा डार्क हो जाता है। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के अंदर, इस अभिक्रिया के अंदर देखो ये एक है, ये अकेला है, ये पूरा है। ठीक है, इसने क्या किया, कॉपर से ये अधिक क्रियाशील है या ज़्यादा रिएक्टिव, तो कॉपर को इसने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया, यानी कि इसको अलग कर दिया, खुद का चला गया सल्फेट के पास में। अगर SO4 आ रहा है तो बेटा वो सल्फेट कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से अगर हम बात करें जिंक की, अगर हम बात करें जिंक की, जिंक और अगर कॉपर सल्फेट की अगर हम बात करें तो क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा और बन जाएगा जिंक सल्फेट, वापस वही अभिक्रिया है उसी तरह से। ठीक है, आगे बेटा बात समझ में। चलिए, तो ये तो था हमारे पास में द्विविस्थापन का उदाहरण, सॉरी एकल विस्थापन का उदाहरण। अब अगर हम द्विविस्थापन की बात करें, किसकी बात करें, द्विविस्थापन की यदि हम बात करें तो हमारे पास में जैसे मान लीजिए सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, BaCl2 बेरियम क्लोराइड है, अगर ये दोनों तत्व है, दोनों पदार्थ अपने पास में है, इनके बीच की जो रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, सोडियम क्या करेगा, क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, सोडियम क्लोरीन के साथ में क्या हो जाएगा, अपने आप को विस्थापित कर लेगा, स्थापित कर लेगा, अपनी जगह बना लेगा, और पीछे बचा बेचारे बेरियम को इसने छोड़ दिया अकेला, और अब ये सल्फेट को क्या कर रहा है, क्लोरीन लात मार रहा है, क्लोरीन क्या कर रहा है, लात मार रहा है, तो ये सल्फेट और बेरियम दोनों मिल जाएंगे, इन दोनों में अब दोस्ती हो गई तो क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, क्या बन गया, बेरियम सल्फेट। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं ये तो है किसका उदाहरण बेटा, द्विविस्थापन का, किसका है, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो आज आपको मैंने जो 3 अभिक्रियाएं बताई है, कौन कौन सी बताई है, संयोजन, वियोजन यानी कि अपघटन, और तीसरी हमारी है विस्थापन। बाकी की जो अभिक्रिया है वो मैं अपने अगले वीडियो में क्या करूँगा, आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तब तक के लिए गुरुस आश्रम टीम की तरफ से और सूरज वर्मा की तरफ से आप सबका मुझे ज्वाइन करने के लिए एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ, और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस ऐप को क्या करें, पहुँचाए, ताकि वो भी क्या है इस वीडियो का क्या ले सके बेटा, फ़ायदा ले सके, और आप भी कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके हमसे जुड़े। ओके, थैंक यू।